हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का फिफ्थ लेसन जीवन की मौलिक संरचना। फ्रेंड्स, इस लेसन की वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। यह पार्ट नंबर 3 है। ये फ्रेंड्स ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस लेसन को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यह लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में, कोशिका भित्ति या कोशिका कला के बारे में, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका और अंतःप्रदब्बी जालिका। अब हम पढ़ेंगे आगे गोल्जी काय। ओके फ्रेंड्स, गोल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। इसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय भी कहते हैं। गोल्जी काय में झिल्लीबद्ध कटोरीनुमा पुट्टिकाओं से बनी होती है। ये पुट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी होती हैं तथा सिस्टनी कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये समांतर क्रम में रखी हैं और इसके ऊपर गोल गोल संरचनाएं हैं। जब ये गोल गोल संरचना बनाते हैं तो इसे पुट्टिकाएं कहते हैं, और समांतर कटोरीनुमा संरचना बनाते हैं तो इसे सिस्टनी कहते हैं। इनका कार्य क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करना, खाद्य पदार्थों को संचित करती हैं तथा उनका स्थानांतरण करती हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ को स्टोर करती हैं तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। क्वेश्चन आता है कि गोल्जी उपकरण से आप क्या समझते हैं? इस गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की खोज किसने की थी, या गोल्जी काय की संरचना बनाइए, या गोल्जी काय के कार्य लिखिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करते हैं। ये कोशिका में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों, बैक्टीरिया अथवा भोजन आदि का भी पाचन करते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान होने पर लाइसोसोम कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं, अतः इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है लाइसोसोम से आप क्या समझते हैं, या कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए, लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन आता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिकीय उपापचय में व्यवधान होने पर ये क्या करते हैं? कोशिका का पाचन कर लेते हैं। ये हमारे लिए जहाँ बहुत से लाभ हैं, जहाँ इसके वहाँ हानि भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S व 80S। 70S प्रकार के राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में तथा 80S प्रकार के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन व आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन आपसे आता है राइबोसोम से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? राइबोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं? राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स प्रोटीन व आरएनए से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S या 70S प्रकार के, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। याद रखने वाली बात है, सेंट्रियोल्स पादप कोशिका में नहीं मिलते, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ये कोशिका विभाजन में सहायक हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल 9 ट्रिप्लेट फाइबर्स का बना होता है। ये सिर्फ आपको 9 ट्रिप्लेट फाइबर्स का बना है, ये सिर्फ याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आप बड़े क्लास में आएंगे तो इसके बारे में आप पूरी स्ट्रक्चर के विषय में आगे पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन। नंबर 1, समसूत्री विभाजन। जब एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिका की समान होती हैं तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इससे जीव की वृद्धि होती है। कुछ जीवों में इस विभाजन द्वारा प्रजनन भी होता है। देखिए, जैसे ये मात्र कोशिका है,
इसमें क्रोमोसोम्स हैं 2, मोटे हो गए। आगे के स्टेप में, उससे अगले स्टेप में क्या हुआ, ये मोटे होने के बाद फिर देखिए ये कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका अंदर की ओर दब रही है और क्रोमोसोम्स टूट के अलग अलग हो रहे हैं। फिर 2 नई कोशिकाएं बनी, पुत्री कोशिकाएं, जो बिल्कुल मातृ कोशिका के समान है। इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या भी बराबर है। नेक्स्ट है अर्धसूत्रीय विभाजन। जब एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा चारों पुत्री कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान नहीं होती हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। यह विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लैंगिक जनन का भाग है। ये किसका भाग है, लैंगिक जनन का। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ये क्या होता है अर्धसूत्रीय विभाजन में, जैसे ये अर्धसूत्रीय विभाजन क्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप तो बिल्कुल समसूत्रीय विभाजन की तरह होता है, जैसे एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, बिल्कुल मातृ कोशिका से। अब ये 2 कोशिका तो ये बन गई, अब ये 2 से फिर 2 बनी, 2 से क्या हुआ, 1 कोशिका ली हमने, फिर ये मोटे हुए क्रोमोसोम, फिर एक एक कोशिका में चला गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक सेल से 4 कोशिकाएं बनी, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो थी अपनी मातृ कोशिका से आधी थी। ओके फ्रेंड्स, अब कई बार क्वेश्चन आता है समसूत्री व अर्धसूत्रीय विभाजन में अंतर लिखो। समसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिकाओं में होता है और सूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन, इसमें पुत्री कोशिका मातृ कोशिका के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन में ऐसा नहीं होता है। इसमें पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका के समान ही क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर होती है, और इसमें पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका से आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। जीवों की वृद्धि क्या होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, और किसी प्रजाति में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। किसी प्रजाति में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित बनाए रखने हेतु कौन सा विभाजन आवश्यक है, अर्धसूत्रीय विभाजन। फ्रेंड्स, आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। मैं लेसन 9th क्लास के लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक की वीडियो बना चुकी हूँ। इस लेसन की मैंने 3 वीडियो बनाई है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक का रिवाइज भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।